Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new topic, demographic conditions. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिया था हमारे जितने भी स्टैग्नेशन थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, देन फॉरेन ट्रेड के। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था हमारा? 1881 में कंडक्ट हुआ था। The first official census was conducted in the year of 1881 through suffering from certain limitations. सेंसस रिवील्ड हुए अनइवनेस इन इंडियस पॉपुलेशन में, कुछ अनइवनेस आई पॉपुलेशन ग्रोथ में। सेंसस तो अब हमारे सेंसस आफ्टर हर एक 10 साल बाद हमारे सेंसस किए जाते हैं। देन क्या था, 1921 को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था और उस फर्स्ट स्टेज में हमारा जो डेथ रेट और बर्थ रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ओके, और वो हाई था और फ्लक्चुएट, देन उसके बाद फ्लक्चुएट करने लगा। और जस्ट जब वो घटा तो हम किस स्टेज में आए? सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में आए, जिसको हम लोग 1921 कहते हैं। दैट्स व्हाई सो द ईयर 1921 को हम लोग क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाई बर्थ रेट था, डेथ रेट था। जो बर्थ रेट रेफर करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, कितने चिल्ड्रन बॉर्न हुए पर थाउजेंड इन द ईयर में और कितने मरे हैं। ओके, डेथ कितना, डेथ रेट कितना रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड पर्संस इन ए ईयर। तो डेथ रेट हाई था और बर्थ रेट। देन क्या है? एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट था। जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही लो था। लिटरेसी रेट रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन की, कितने टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन है, एक्सप्रेस्ड करता है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और ये परसेंटेज एक्सप्रेस करता है किसका? टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन में से। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, मीन्स बहुत ही पुअर फैसिलिटीज दी जाती थी, कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वेयर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास of population or when available were highly inadequate. Poor health facilities थी उस टाइम। देन क्या था? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इन्फेंट मतलब क्या होता है? नवजात शिशु, जो पैदा होते ही बच्चे होते हैं। ओके, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर करता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, ऑफ एज ऑफ पर 1000 लाइव्स इन ए बर्थ इन ईयर। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लोगों की जीने की क्षमता कम थी। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लाइव, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, कम एक्सपेक्टेंसी थी जीने की उनकी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, गरीबी ज्यादा थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इंडिया वॉज वेरी लो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था और बहुत ज्यादा ही वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी थी कंट्री में, इंडिया में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि पर्सन्स को डिवाइड करे इन ऑक्यूपेशन में। प्राइमरी था, सेकेंडरी और टर्टरी। प्राइमरी में क्या था कि जितने भी एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से एक ऑक्यूपेशन निकलती थी वो लोग उसमें आते थे, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता था प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, सबसॉइल, एक्सेट्रा। तो कौन कौन हो गया? फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड द लास्ट एक्सेट्रा। देन क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या था कि जितने भी, ये इंक्लूड करता था प्रोडक्शन यूनिट्स है, ये इंगेज था ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वन गुड इनटू अदर एनदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं शुगर का, शुगर को कन्वर्ट करना, सॉरी शुगर केन को कन्वर्ट करना किसमें? शुगर में। तो प्रोडक्शन यूनिट में क्या आते थे? सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन यूनिट्स आती थी। और लास्ट क्या आता था इसमें? टर्टरी सेक्टर में जितने भी चीजें थी सर्विस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सर्विस रिलेटेड टू सर्विस। जितने भी सर्विस से रिलेटेड थी, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सेट्रा। तो टर्टरी सेक्टर में वो सारी चीजें आती थी। प्राइमरी में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सप्लॉइट की चीजें आती थी, जैसे कि लैंड, वाटर, सब सॉइल, एक्सेट्रा।
सेकेंडरी में हमारे प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड आते थे, जो कि एक गुड को दूसरे गुड में कन्वर्ट कर दें। ओके, इट्स लाइक शुगर केन को कन्वर्ट करना शुगर में। टर्टरी में हमारे सर्विस सेक्टर्स की चीजें आती है, इट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो ब्रिटिशर्स ने अपने ग्रोथ, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर करता है वो सारे एक्टिविटीज या सर्विसेज को या फैसिलिटीज को जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज में प्रोवाइड की जाए पब्लिक को। ओके, तो पहला क्या था हमारा, रोड प्रोवाइड किया था उन्होंने। द रोड्स दैट वर बिल्ट, उन्होंने रोड बनवाया ब्रिटिशर्स ने। क्यों बनवाया? सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए बनवाया, ताकि वो मोबिलाइज कर सके अपने आर्मी को या अपने रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर शिफ्ट कर सके। वो सिर्फ अपने फायदे को देख के बनवाए थे रोड्स को। देन क्या था, उन्होंने रेलवे बनवाया। कब? 1850 में। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनवाया? 1850 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का कि उन्होंने रेलवे बनवाया 1815 में। रेलवे enabled people to undertake long distance travel. रेलवे पीपल्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग नहीं कर पाते थे वो हम लोग रेलवे के थ्रू कर सकते थे। इसने जियोग्राफिकल एरिया को ब्रेक कर दिया। इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब रन की थी? बॉम्बे टू थाने, a distance of 34 किलोमीटर on 16 अप्रैल 1853। इंडिया का फर्स्ट ट्रेन कब रन हुआ था? 1853 में, 16 अप्रैल 1853। और उसका कितना डिस्टेंस मेंटेन था? 34 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ गई थी? बॉम्बे से लेके थाने तक गई थी। ओके, नेक्स्ट क्या है? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी डेवलप की थी। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वेयर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट और टेलीग्राफ्स जो थे वो एक पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining the law and order. जो इंट्रोडक्शन था एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, उसने मेंटेन किया था लॉ एंड ऑर्डर, फॉर इन सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो कम्युनिकेशन जो इंट्रोडक्शन था एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंडिया में, वो एक सर्व किया था पर्पस ऑफ किसका? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्या है? रीजन क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का? आखिर क्यों ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डेवलपमेंट क्या था? रोड को उन्होंने डेवलप किया था। किसको? रोड को। दे आर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग the army within India and for drawing out of raw materials from the countryside to the nearest railway station. उन्होंने रोड्स बनवाए ताकि वो अपने रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट कर सके रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट्स तक, टू सेंड दिस टू, ताकि वो अपने देश में या इंग्लैंड में भेज सके या कुछ अदर ल्यूक्रेटिव या फॉरेन डेस्टिनेशन पे। रेलवे वेयर डेवलप्ड ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजंस। रेलवे कब आया था? 1853, 16 अप्रैल 1853 को आया था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में। और इसने बॉम्बे टू थाने का डिस्टेंस मेंटेन किया 34 किलोमीटर तक। ओके, तो इसके कुछ पर्पस है रेलवेज लाने के इंडिया में। टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, एक इफेक्टिव कंट्रोल बना रहे वास्ट इंडियन टेरिटरी पे, और वो अर्न कर सके प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स। ओके, प्रॉफिट अर्न कर सके कैसे? फॉरेन ट्रेड बाय लिंक करके कुछ रेलवे को, कुछ पोर्ट्स को, मेजर पोर्ट्स को लिंक करके वो प्रॉफिट अर्न करते थे। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और वो कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मेक करते थे ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिश रूल का? तो पहला क्या था? ग्रोथ किया उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर का। ओके,
ऑल्दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो हमारी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज थी ब्रिटिश रूल के टाइम बहुत ही लो थी. देयर वॉज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन. कुछ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन के थ्रू हमारी थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ हुई. ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव ग्रोथ था ब्रिटिश रूल के थ्रू. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उन्होंने दी. डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइड करता था चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया. रेलवेज दी हमें, रोड्स बनवाई हमारे लिए, बट जो रोड्स थी वो खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाई थी ताकि वो रॉ मटेरियल वो इधर से उधर मोबिलाइज कर सके. ओके. रेलवेज प्रोवाइड करवाया ताकि हमारे जियोग्राफिकल बैरियर या कल्चरल बैरियर ब्रोक हो सके. चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपन किया न्यू अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ. चेक ऑफ फैमिलीज. रोड एंड रेलवेज वर्क एज अ ग्रेट चेक ऑन द अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फैमिलीज एंड फूड सप्लाई. जितने भी जो कच्चा पक्का हमारा रोग था उस टाइम, तो हमें फूड सप्लाई करने में बहुत उस टाइम हम लोग को प्रॉब्लम होती थी. तो दैट्स व्हाई उन्होंने रोड और रेलवे का हम लोग को फैसिलिटी दिया ताकि वो सारे फैमिलीज के थ्रू जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे वो हट सके. फूड सप्लाई कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ ड्रग्स. सूखा पड़ने की वजह से जितने भी फूड सप्लाई नहीं हो पाते थे हमारे, तो उन्होंने रोड्स बनवा के हमें फैसिलिटी दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ताकि हम लोग इधर से उधर जा सके या अपने कुक्स को अपने रॉ मटेरियल या फूड को सप्लाई कर सके. ओके. या मेजर पोर्ट्स या रेलवे तक पहुंचा सके. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. इन्होंने हमें सी टू सी मतलब कोमोडिटी टू कोमोडिटी, सी टू सी इकोनॉमी से हटा के हमें एक्सचेंज किया. सी टू सी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? कोमोडिटी टू कोमोडिटी, मतलब बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम इकोनॉमी से हटा के हमें शिफ्ट किया मॉनेटरी इकोनॉमी में, मनी में. ओके. सी टू सी इकोनॉमी चल रहा था, कोमोडिटी टू कोमोडिटी चेंज होता था हमारा. तो बार्टर सिस्टम से हटा के हमें शिफ्ट किस पे किया? मॉनेटरी इकोनॉमी पे. ब्रिटिश रूल हेल्प करता है इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट किया फ्रॉम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी इकोनॉमी, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जो कि सर्व करता था एज अ रेडी रिकॉर्नर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस. स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट था colonial economy. British rule resulted in huge drain of wealth from India in order to facilitate growing British industry with the supply of raw material from India. और वो इंकरेज करते थे कॉमर्शलाइजेशन को, मतलब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट होना ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू ब्रिटिश कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म कर दिए थे उन्होंने. इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म कर दिए थे. सेमी फेडरल इकोनॉमी. इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम, मतलब जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था या जमींदारी सिस्टम था वो कहाँ से आया? फेडरल रिलेशन से आया. जो लैंड लॉर्ड थे वो यूज करते थे, चार्ज करते थे हाई रेट ऑफ लगान. ओके. जो कि जमींदार लेते थे एट अ स्पेसिफाइड डेट पे, इससे फार्मर्स से. और वो जो जमींदार थे उनको अगर स्पेसिफाइड डेट पे ना ले तो उनका जो वो राइट था वो छीन जाता और इसके वजह से वो अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई जमींदार फार्मर्स से लगान लेते थे. इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लीड टू क्रिएट ऑफ टू क्लासेस. एक कैपिटलिस्ट पैसा और एक लेबर. कैपिटलिस्ट मतलब मनी और लेबर. ओके. स्टैग्नेंट इकोनॉमी था. एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कंसिस्टेंटली लो हो रहा था. ओके. ग्रोइंग रेट जो था वो बहुत लो था. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या था? एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी था. एज अ कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट जो हाफ ऑफ 23th सेंचुरी में था बस लेस देन 2% और 0.5% तक का ही ग्रोथ हुआ था. तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही लो था. बट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी लेस देन 2% एंड 0.5% ग्रोथ हुआ. बैकवर्ड इकोनॉमी था. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दी गई, कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की गई थी और ना ही कोई फैसिलिटीज
प्रोवाइड की गई थी। और नेग्लिजिबल यूज था फर्टिलाइजर्स का, तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटल इनकम था इंडिया पे, जीडीपी नहीं बढ़ रही थी, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम था। ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, आउटडेटेड था। ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई भी फर्टिलाइजेशंस का यूज नहीं होता था। जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो भी हाई था। मास स्केल ऑफ लिटरेसी थी, मास लिटरेसी थी। ओके, डिप्लीटेड इकोनॉमी था, मतलब डिप्लीटेड इकोनॉमी रेफर करता है इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। जितने भी मशीन्स थे वो यूज करते करते क्या होते थे, डिप्लीट हो जाते थे, डेप्रिशिएट हो जाते थे। डेप्रिशिएट मतलब उनकी वैल्यू जो होती थी डाउन हो जाती थी, डेप्रिशिएट हो जाती थी मशीन्स की। तो उन सारी चीजों को, मशीन्स को अच्छे से करने के लिए, उनको सही करने के लिए डिप्लीटेड इकोनॉमी रेफर करता है इकोनॉमी जहाँ की कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी फिजिकल एसेट को रिप्लेस करने की, या डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। वो सारी चीजें मशीन्स क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती थी ज्यादा यूज करने से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज वर्क करती थी अपने बियॉन्ड, अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड, ओके, to make the increased demand of plant, machinery, equipment, etc. for the war. However, British rules did not make any arrangements to replace the depreciated physical assets. तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं की थी जितने भी डेप्रिशिएटेड और फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे थे उसको सही करने में या उसे न्यू लाने में कोई भी अरेंजमेंट नहीं की थी। इस टेक्स्ट में क्या था, डिप्लीटेड इकोनॉमी था। एम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल था, ऑलवेज प्रमोटेड करता था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को। डिवाइड एंड रूल चलता था। एज ए रिजल्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वाज जियोग्राफिकली डिवाइड कर दी गई थी, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान। Problem of rehabilitation of large number of refugees from Pakistan and shortage of raw material for jute and cotton mills as most of the cotton and jute growing areas went to the Pakistan. जब पार्टीशन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ जितने भी मटेरियल थे, जूट, कॉटन, ये सारे कहाँ से आते थे, पाकिस्तान से आते थे। तो ये सारी चीजों का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। तो पार्टीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि हमारा जूट का, कॉटन का, जितने रॉ मटेरियल थे उनका शॉर्टेज पड़ गया। ओके, बिकॉज ये सारे कहाँ से आते थे, पाकिस्तान से आते थे। सो आज का चैप्टर यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।